जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अब्दुल्ला को लेकर रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुंजवान में जो फारूक अब्दुल्ला ने आलीशान बंगला बनाया है वो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया है। यही नहीं, उनकी बहन सुरैया मट्टू ने भी रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए 3 कनाल 12 मरले भूमि अपने नाम की है। हद तो यह है कि इन्होंने इस एक्ट के तहत भूमि अपने नाम करने के लिए उन्हें जो सरकारी खजाने में 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे वो भी आज तक जमा नहीं कराए गए हैं। बस यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू स्थित कार्यालय और श्रीनगर में स्थित नेका के ट्रस्ट का कार्यालय भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए अपने नाम किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साल 2001 में जम्मू कश्मीर के गरीब किसानों का हवाला देकर इस एक्ट को लागू किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का लाभ उठाकर किसान जिन सरकारी भूमियों पर कई सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो अपने नाम करा पाएंगे। लेकिन सीबीआई द्वारा अभी तक की गई जांच में ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत पीडीपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही नहीं, उनके साथ जुड़े बड़े बड़े व्यापारियों व्यवसायियों ने भी इस अधिनियम के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली है। सत्ता में रहकर राजनीतिक दल कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, रोशनी एक्ट भूमि घोटाले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा हर दिन किए जा रहे खुलासे में जाहिर हो रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे सीबीआई नेताओं की कुंडली खंगाल रही है और जांच की आंच फारूक अब्दुल्ला पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब फारूक अब्दुल्ला जेल में होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से शिवसेना बौखला गई है। छापेमारी ईडी ने की है और शिवसेना आरोप बीजेपी पर लगा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर प्रकट होकर अपने विधायक का बचाव किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि अगर मुझे नोटिस भेजने की बात कोई कर रहा है तो आने दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। पुरानी बातें खंगालने की मुहिम चल रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक जा रहे हैं वो लोग। राउत ने कहा कि ये सब जांच जो चल रही है पॉलिटिकल वेंडेटा होने के बाद मैं इस देश के ऐसे 120 प्रमुख नेता जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनकी लिस्ट ईडी के पास, अर्थ मंत्रालय के पास भेज रहा हूं। अब मैं देखूंगा ईडी किसको बुलाती है। इतना ही नहीं, राउत ने छापेमारी को वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी से जोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक टीवी चैनल के खिलाफ और वास्तुकार अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाने के कारण ईडी ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की है। दरअसल छापेमारी के तुरंत बाद सरनाईक ने राउत से मुलाकात की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरनाईक को इस बात की कोई जानकारी नहीं है उनके खिलाफ ईडी ने किस मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सरनाईक ने ही आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के 2018 के मामले को फिर से खोलने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। उसी मामले में हाल ही में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सरनाईक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की थी। हालांकि अब सरनाईक ईडी के रडार पर हैं। वहीं अब ये भी देखना होगा कि सरनाईक के बाद शिवसेना का कौन सा विधायक ईडी के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दर्जनों मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद आजम खां जमानत लेने में जुटे हैं। दूसरी तरफ आजम खां सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल यूपी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सीबीआई के शिकंजे में आएगा। जांच में सुन्नी वक्फ बोर्ड पर आजम खां को फायदा पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। सीबीआई को रामपुर में आजम खां के परिवार को कई वक्फ संपत्तियां लीज पर देने के सबूत मिले हैं। कई वक्फ संपत्तियां 1 रुपए सालाना की दर पर जवाहर विश्वविद्यालय को देने के सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद सीबीआई ने शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय जाँच एजेंसी के एंटी करप्शन ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों की खरीद बिक्री में घोटाला किया है। लखनऊ में दर्ज हुए मामले में वक्फ बोर्ड के 2 अन्य अफसरों समेत 5 को नामजद किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी के दोनों मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार ने इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद अब इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की है। वहीं जांच में सबूत मिलने के बाद आजम भी सीबीआई के निशाने पर हैं। माना जा रहा है कि मामले को लेकर आजम खां से भी पूछताछ हो सकती है और पहले से ही जेल में बंद आजम खां अब लंबा नपने वाले हैं।
महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से कयास लग रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है। बीजेपी नेताओं ने ये दावा किया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण भोर में नहीं होगा। इस बीच बीएमसी में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की जुगलबंदी देखने को मिली, जबकि सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के विरोध में दिखाई दिए। दरअसल पूरा मामला ये था कि बोरीवली में पार्क के लिए आरक्षित भूमि कब्जे में लेने के लिए भूखंड मालिक को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने के मुद्दे पर कांग्रेस, एनसीपी और सपा ने विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया। विपक्षी सदस्यों की मांग थी कि 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बजाय उसे टीडीआर दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों के विरोध की परवाह न करते हुए भूखंड मालिक को रुपए देने के प्रस्ताव को शिवसेना ने बीजेपी के मिले समर्थन से पास करा लिया। वहीं बीजेपी से मिले समर्थन का शिवसेना ने आभार प्रकट भी किया। आपको बता दें कि बोरीवली का भूखंड वापस लेने के लिए 2009 में ही सुधार समिति ने प्रस्ताव पास किया था। बीच के समय में भूखंड कब्जे में लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से बीएमसी को भूखंड मालिक को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। राज्य की सत्ता में शिवसेना के कांग्रेस, एनसीपी के साथ जाने के बाद बीएमसी में बीजेपी मजबूत पक्ष की भूमिका में है। अब तक बीजेपी शिवसेना के लगभग हर नीतिगत फैसलों के विरोध में रही है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी शिवसेना के साथ दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार शिवसेना को बीजेपी का समर्थन मिला है। माना जा रहा है कि बीएमसी में बीजेपी ने समर्थन देकर एक बार फिर कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है कि क्या महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर टीएमसी और ममता बनर्जी को सत्ता में वापस नहीं आने देना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी बंगाल में जमीन तैयार कर रही है। इस बीच कयासों का बाजार अभी से ही गर्म होने लगा है। खबरों की माने तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली राजनीति में कदम रख सकते हैं और बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल अभी बीजेपी की ओर से बंगाल में बिना किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में कूदने की बात कही जा रही है, लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी की ओर से सौरभ गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे, उस दौरान शाह ने कहा था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब भी कोई फैसला होगा तो जानकारी दी जाएगी। हालांकि गांगुली को लेकर लगाए जा रहे अटकलों से टीएमसी के खेमे में अभी से खलबली मचनी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा। सौगत रॉय ने कहा कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस है। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। भले ही टीएमसी उनके नहीं टिकने की बात कह रही है, लेकिन अगर सौरभ गांगुली बंगाल में बीजेपी का हिस्सा होते हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में जो माहौल तैयार हुआ है, इससे बीजेपी को बंगाल में बड़ा फायदा हो सकता है। देश भर में लव जिहाद पर मचे बवाल के बीच बीजेपी शासित राज्य में कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच लव जिहाद पर शिवसेना महाराष्ट्र में फंस गई है। शिवसेना जब तक बीजेपी के साथ चल रही लव जिहाद पर कानून बनाने के समर्थन में रही। वहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे अपने वादे और इरादे दोनों भूल गए हैं। शिवसेना लव जिहाद पर खामोश हो गई है। हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना अब सेकुलर का ढोंग कर रही है, जिसके बाद राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरकार बनाने के बाद शिवसेना ने लव जिहाद पर अपना रुख नरम कर लिया है। फडणवीस ने शिवसेना के सांसद संजय राउत पर उनके बयान को लेकर भी कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने बिहार में लव जिहाद के खिलाफ किसी तरह के कानून बनाने पर सवाल उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एक समय शिवसेना वैलेंटाइन डे मनाए जाने का तीखा विरोध करती थी और प्रेमी जोड़ों की पिटाई करती थी। शिवसेना लव जिहाद के खिलाफ 2014 से 2016 के दौरान कई लेख लिखा करती थी, लेकिन अब उसका रुख देखकर लगता है कि पार्टी बदल गई है। फडणवीस ने यह भी कहा कि मुझे हैरानी है कि प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद किसी कानून के लिए महाराष्ट्र को बिहार की ओर देखना पड़ रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राउत इसके लिए बिहार की तरफ क्यों देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर बिहार में नीतीश कुमार लव जिहाद पर कानून बनाएंगे तो वो महाराष्ट्र में विचार करेंगे। हालांकि राउत भले ही बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहयोगी कांग्रेस किसी भी कीमत पर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। और अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद पर शिवसेना के रुख में नरमी आती है तो पार्टी को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का खेल बिगाड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
चुनाव के दौरान एलजेपी और चिराग पासवान ने भरी सभाओं में नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला। नीतीश कुमार भी अपनी सीटें कम होने पर चिराग पासवान पर ही भड़के थे। हालांकि अब जेडीयू चिराग और उनकी पार्टी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाली है। एलजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को बीजेपी एलजेपी को देने के मूड में नहीं है। जेडीयू ने एलजेपी को सीट देने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के दूसरे सत्ताधारी दल समर्थन करेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच के तनाव के कारण ये स्थिति बनी है। इस सीट पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी का दावा होने के बावजूद जेडीयू की आपत्तियों के कारण ये उनके खाते में नहीं जा रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहती है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 125 सीटों के साथ एनडीए सरकार चलाने के लिए जेडीयू कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है और पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी भी एलजेपी को ये सीट देने के मूड में नहीं है। खबर तो ये भी है कि नीतीश की नाराजगी की वजह से एलजेपी को एनडीए से बाहर भी किया जा सकता है। अगर एलजेपी एनडीए से बाहर हो जाती है तो चिराग के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।